जय हिंद सभी को। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फिजिक्स की क्लास चल रही थी हम लोगों की। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर चल रहा था ऊष्मा, यानी कि हीट। इसके संबंध में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे बताइए जरा, कमेंट करिएगा क्या क्या पढ़ चुके थे। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे ताप क्या होता है। दूसरा पढ़ चुके थे ऊष्मा क्या है, ताप और ऊष्मा का अंतर क्या होता है, ये पढ़ चुके थे। इसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, जे क्या है, जे की वैल्यू क्या है 4.186 जूल प्रति किलो कैलोरी, वो सारा हमने बताया आपको। इसके बाद हम लोग कैलोरी की डेफिनेशन यानी ऊष्मा के मात्रक पढ़ रहे थे, जिसमें कैलोरी, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब जरा इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए मात्रक में ही कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, काफी बार पूछी गई, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान क्या होता है। देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही फिजिक्स में बताया था कि जो ब्रिटेन है वहां पर जो मापमान की पद्धति है वहां पर यूज किया जाता है फॉरेनहाइट, यानी कि जो तापमान है वो आपका, जैसे साइंटिफिकली अभी बात करेंगे, केल्विन यूज करते हैं, व्यवहार में सेल्सियस चलता है। उसी तरीके से जो आपका ब्रिटिश पद्धति है वहां पर फॉरेनहाइट मान चलता है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चलता। और दूसरा, वहां पर जैसे हम लोग ग्राम में माप रहे थे, किलोग्राम में माप रहे थे, तो हम लोग जब बात कर रहे थे आपका ब्रिटेन के बारे में, तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि पाउंड में वेट को मापते हैं। तो वहां पर हम लोगों को चेंजमेंट क्या करना होगा, जहां पर कैलोरी में ग्राम ले रहे थे या किलोग्राम ले रहे थे वहां पर पाउंड कर देना है, और जहां पर सेल्सियस कर रहे थे वहां फारेनहाइट कर देना है, और वो यूनिट बन जाएगी किसकी, ब्रिटिश थर्मल की। तो अब चलिए एक हेडिंग डालिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। एक या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसको समझते हैं कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या सरदार भाई है। तो एक पाउंड पानी का ताप, एक पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 BTU, यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती। तो नोट कर लीजिएगा, हमने बताया था सिर्फ आपको चेंजमेंट कहाँ करना है, जहाँ ग्राम लगा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में यूज होता है पाउंड, यहाँ ग्राम तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पाउंड। और डिग्री सेल्सियस जो कि व्यवहारिक मान है, तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट। बाकी सारा कुछ वही है जो आपने कैलोरी और अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में पढ़ा था। अब बात आती है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी के। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। एक कैलोरी बराबर, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल या 4.186 जूल भी लिख सकते हैं, जो भी मान दिया गया हो। दूसरा, एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, एक किलो कैलोरी बराबर कितना होगा, तो एक किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा। अब वहां पर आपका सारा खेल दशमलव का आ जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं,
दशमलव में लिखना है तो 4.186 इंटू 10⁻³ जूल, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऊष्मा का टॉपिक। तो ऊष्मा में अगला टॉपिक हमारा होगा स्केल्स ऑफ हीट, यानी कि मापेंगे किसमें। आपको बता दें कल BEO का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था जो कि हीट से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा ताप के पैमाने, ताप के पैमाने या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हैं। पैमाने का मतलब किससे मापेंगे, ताप का मतलब ताप को। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो कभी भी वैज्ञानिक जो यूज करते हैं मापमान के लिए, तो वैज्ञानिकों द्वारा टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में मापा जाता है। वो टेम्परेचर को केल्विन में लेकर के चलते हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो हम लोग सेल्सियस में, यानी व्यवहारिक जो मान हम लोग लेकर के चलेंगे मापने के लिए, वो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, सेल्सियस का। हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड में भी बोलने लगे हैं अब इसको, तो हम लोग प्रयोग करते हैं सेल्सियस का। जब भी हम लोगों को मानव शरीर का मापना होता है, मानव शरीर का ताप मापना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं। तो मानव शरीर का ताप हम लोग मोस्टली फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉमन फैक्टर होता है कि मानव शरीर का ताप मोस्टली डॉक्टर के थर्मामीटर में भी आप देखोगे तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं वो लोग। अभी समझते हैं इसको। और जितने भी हायर टेम्परेचर, उच्च तापमान, ये सब आपके र्यूमर स्केल में मापे जाते हैं। र्यूमर में, यानी र्यूमर तापमापी में, या र्यूमर टेम्परेचर के जो पैमाना है र्यूमर, उसमें मापे जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं ताप के पैमाने कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करेंगे सेल्सियस पैमाना, यानी सेल्सियस पैमाना। ये जो सेल्सियस स्केल है, तो सेल्सियस स्केल के बारे में सबसे पहली बात करते हैं। देखिए सेल्सियस स्केल में सबसे पहली चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये नाम जो लगा हुआ है ये आविष्कारक का ही नाम है। तो आविष्कार किसने किया, तो आविष्कारकर्ता सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक थे, इसीलिए इसको हम लोग सेल्सियस पैमाना बोलते हैं। दूसरी बात, इस पैमाने में जो हिमांक है उसको कितने में मापते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से लेते हैं, इसका जो हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात आएगी भाप बिंदु कितने पे लेते हैं। तो इसका भाप बिंदु जो लिया जाता है वो लिया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जिस पर पानी उबलने लगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो अब आपसे पूछा जाएगा इसका हिमांक बिंदु कितना है, तो 0 डिग्री, और भाप बिंदु कितना है, तो इसका भाप बिंदु होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है कि जो बीच का जो डिवाइडेशन है वो कितने पे हो जाता है। तो 0 से जब 100 पे जाओगे तो 100 तक जा रहा है, यानी कि जो बीच में ये बराबर बराबर कितने भाग में विभाजित होता है, तो बराबर 100 भागों में विभाजित होता है, यानी 100 बराबर भाग होते हैं। जैसे
यहाँ से 0 अगर स्टार्ट करें और यहाँ तक 100 पे जाएं तो ये कितने डिवाइडेशन होंगे इसके, तो टोटल 100 डिवाइडेशन होंगे। और ये जो 100 भाग होंगे, इन 100 भागों में बराबर बटे होंगे, तो जो प्रत्येक भाग होगा वो प्रत्येक भाग कितने को डिनोट करता होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ से इतनी बात हम लोगों को समझ में आ जाती है, तो इसको जरा सा नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे चलें। यानी कि सेल्सियस में कितने भाग बटेंगे, 100। तो C/100 इसको हम लोग लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि C/100 यानी कि कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ये 100 भागों में डिवाइड हो जाता है। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अब अगली बात दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता है इसमें फ़ारेनहाइट। दूसरा पैरामीटर लेंगे फ़ारेनहाइट। बहुत ध्यान से समझना, अगर आता भी है, मालूम भी है, पढ़ भी चुके हो तो भी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वो पॉइंट पकड़ के चलना है जो एग्जाम में आता है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल, पहली बात तो जो फ़ारेनहाइट है ये इसके आविष्कारक हैं और इन्हीं के नाम पर इसका नाम फ़ारेनहाइट पड़ा। आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने किया। अगली बात, अब यहाँ पर हिमांक बिंदु 0 पर था, स्टार्टिंग 0 से होती थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका यानी फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है इसका हिमांक बिंदु स्टार्ट ही 32 से होता है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि कितने से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अगली बात, इसका भाप बिंदु कहाँ पर होता है? तो इसका जो भाप बिंदु होता है, अब 32 से स्टार्ट हुआ, ये कितने से स्टार्ट हो रहा था? 0 से, और कहाँ तक जा रहा था? 100 तक। और कितने में डिवाइड था? 100 बराबर भागों में। इसमें क्या होता है, इसका हिमांक बिंदु 32 पे होता है, जबकि इसका जो भाप बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। तो याद रखिएगा कितने से शुरू होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और कितने तक जाता है? 212। अब जरा इसको लेस करके देखें तो ये बराबर बराबर कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? तो बराबर बराबर कितने भागों में डिवाइड होगा? तो आप बोल दोगे कि 180 बराबर भागों में डिवाइड होता है, यानी 180 भागों में ये विभाजित हो जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये बराबर 180 भागों में विभाजित होता है। अब यहां से नेक्स्ट बात जो आती है कि प्रत्येक भाग इसका जो होगा वो कितना होगा? 180 भागों में, तो वो 1 में ही डिवाइड हो जाएगा। तो इस फ़ारेनहाइट में हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो फ़ारेन सी में तो शुरू हो रहा था 0 से, तो -0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ये शुरू होता है 32 से, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट पैमाने में -32 यहाँ लगाना पड़ेगा। और कितने? यहाँ 100 में डिवाइड था, ये कितने में डिवाइड है? 180 में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? F - 32 बटे 180। तो इसको लिख लीजिएगा F - 32 बटे 180, क्योंकि फ़ारेनहाइट है। अब आते हैं इसी का अगला। फ़ारेनहाइट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौसम का अनुमान लगाने या चिकित्सा जगत में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पहले लगा लीजिएगा, पहले होता था, अब नहीं होता। तो पहले इसका प्रयोग
मौसम का अनुमान लगाने में होता था। और दूसरा प्रयोग इसका अभी भी होता है, किसमें? तो चिकित्सा जगत में किया जाता है। दूसरा, चिकित्सा जगत में शरीर का ताप मापते हैं इससे, चिकित्सा जगत में, नोट कर लीजिएगा। लेकिन अब फ़ारेनहाइट की जगह पर सेल्सियस ज़्यादा यूज होने लगा है। होता ये भी है लेकिन सेल्सियस यूज होने लगा। तो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के बीच संबंध, यानी सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना के बीच में क्या संबंध है। इस संबंध से ही कल एक क्वेश्चन आया है बीईओ की परीक्षा में। देखिए अब यहाँ से C क्या, अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछा है तो C की वैल्यू कितने पे डिवाइड होती है? 100 पे, इक्वल फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितने पे डिवाइड होती है? तो क्या लिख देंगे? F माइनस 32 बटे कितना आ जाएगा? 180। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? C अपॉन 100 इक्वल F माइनस 32 बटे 180। अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से काटें तो 9 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32 बटे 9। ये संबंध होता है, तो इसे भी मान सकते हैं या इसे भी मान सकते हैं। अब जो भी वैल्यू दी गई हो उसको हम लोग चाहे सेल्सियस में बदलना हो चाहे फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो वो बदल करके आपके सामने आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन यहीं पर लगा करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने दिया, कल बताइएगा, इसका आंसर कल देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कल बीईओ की परीक्षा में, उन्होंने पूछा कि किसी पैमाने का मान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस पैमाने पर मान कितना होगा। तो 200 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल करके आंसर दीजिएगा। तो दो क्वेश्चन आपको दिए, एक बीईओ में कल आया है और एक ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से दिया। बताइए जरा दोनों का आंसर। तो नोट कर लिया आप सबने? चलिए आगे देखते हैं। तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। अब देख लेते हैं र्यूमर। तीसरा स्केल होगा र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना, देखिए अब इसके बारे में याद रखना है, इस पैमाने में जो हिमांक बिंदु होगा, ये हिमांक बिंदु कितने पर होता है? तो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री र्यूमर पर। और जो इसका भाप बिंदु होगा वो भाप बिंदु कितने पर होगा? तो याद रखिएगा इसका भाप बिंदु होता है 80 डिग्री र्यूमर पर। तो दोनों नोट कर लीजिएगा।
इसका हिमांक बिंदु, इसको र्यूमर पैमाने को R से डिनोट करते हैं। हिमांक बिंदु 0 डिग्री और भाप बिंदु 80 डिग्री। तो बराबर भाग कितने बट गए? तो बराबर बटेगा कितने में? 80 भागों में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं R/0, लिखने का कोई मतलब नहीं, 80 लिख दिया। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले सेल्सियस कॉमा फ़ारेनहाइट कॉमा र्यूमर पैमाने के मध्य संबंध। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट कॉमा र्यूमर पैमाने के मध्य संबंध। तो देखिए सेल्सियस में हम लोग क्या लिखते थे? C/100 इक्वल, फ़ारेनहाइट में क्या लिखते थे? F-32 बटे कितना लिखते थे? 180 इक्वल, अब R की जगह क्या लिखेंगे? R की जगह कितना लिखा जाएगा? तो R/80। अब या तो हम इसे या ये लिख सकते हैं, अब देख लेते हैं क्या संख्या कट जाएगी। अगर कट जाएगी तो और भी छोटा लिख सकते हैं, 0 0 0, तीनों के कट गए। 2 से काटे 5, 9 और 4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? C/5 इक्वल F-32 बटे 9 इक्वल R/4। तो ये इन तीनों के मध्य में संबंध हो जाएगा। या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, तो ये संबंध हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी गई सेंटीग्रेड में और पूछी गई र्यूमर में, तो भी आप सिर्फ इसको हटा दोगे, इन दोनों को इक्वल करके लिख लोगे, तो इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर लोगे या इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट, किसी का किसी से भी आप निकाल सकते हो। जिसका जिससे दिया हो बस उसी को इक्वल में रख लो और उसी से निकाल दो डायरेक्ट। चलिए अब चौथा भी देख लेते हैं। केल्विन, इसे हम लोग के से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसका लेकर के चलते हैं कि इसका हिमांक बिंदु क्या होता है। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 273 केल्विन होता है। दूसरा जो याद रखना है, इसका भाप बिंदु कितना होता है, बताइए इसका भाप बिंदु कितना होता है? तो इसका भाप बिंदु होता है 373 केल्विन। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें हम डिग्री क्यों नहीं लगा रहे। अब जरा एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से लिख लेना। निम्न में से किस पैमाने में डिग्री का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन दिया जाएगा सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा र्यूमर,
चौथा होगा केल्विन। याद रखना, केल्विन पैमाने में कभी भी डिग्री वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन रेलवे में ही पूछा गया है और भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ से याद रखना, केल्विन पैरामीटर में या केल्विन स्केल में कभी भी डिग्री शब्द का प्रयोग या डिग्री नहीं लगाया जाता। तो यहाँ से याद रखना है। अब अगली बात जो हम लोगों को याद रखनी है, देखिए 273 से 373 का डिफरेंस आ गया तो कितने भागों में बटा? 100 बराबर भागों में बट गया ये। लेकिन अब जरा सेल्सियस का ध्यान करो, तो सेल्सियस में हम लोग कहां से लेकर के चले थे? सेल्सियस में हम लोगों ने लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका भाप बिंदु लिया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, और मोस्टली वहां पर केल्विन में ऑप्शन 273 रखा जाता है। इसको अगर हम लोग सेल्सियस से वेरी करा दें, तो सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस से वेरी कराएं, तो जो वैल्यू यहाँ पर हिमांक की 0 डिग्री पर आती है वो वैल्यू केल्विन में कितनी है? 273। और जो वैल्यू यहाँ पर भाप बिंदु में 100 की आती है वो वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 373। तो यहां से क्वेश्चन बनता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वह ताप जिसके नीचे ताप संभव ना हो, यानी इसके नीचे ताप संभव नहीं होता प्राकृतिक रूप से। तो इसके नीचे ताप, जिसके नीचे ताप संभव न हो सके उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो मोस्टली आपका आंसर लगेगा 273 केल्विन। इसी को परम शून्य ताप भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। याद रखिएगा, केल्विन एक ऐसा पैरामीटर है जिसका ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं होता, क्योंकि जब सबसे नीचे 273 लगा हुआ है तो केल्विन की वैल्यू, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित चारों पैरामीटर्स या स्केल्स में से किसका ऋणात्मक मान संभव नहीं है? किसका ऋणात्मक मान संभव नहीं है? तो याद रखिएगा, केल्विन का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ये माइनस में नहीं जाएगा। अगर सेल्सियस से इक्वल करा के लिखेंगे तब तो -273 लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्सियस को 0 मानते हैं हम लोग, तो यहाँ -273 ले जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट में अगर केल्विन में लिखा है तो माइनस में नहीं जाएगा, किसी ना किसी के अगेंस्ट में उसे इक्वल लिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो अब यहाँ पर अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी। तो अब देखिए, यहाँ 273 से 373 गया तो लिखना क्या पड़ेगा? लिखना पड़ेगा के माइनस, अब शुरुआत 273 से तो लिखेंगे 273 अपॉन कितने में डिवाइड हो रहा है? 100 में, तो के माइनस 273 अपॉन 100, ये इसका पैरामीटर वैल्यू बनेगी जिससे हम लोग आंसर निकालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा जरा, फिर हम आगे बताएं इसमें और क्या बनता है। नोट कर लिया? अब देखिए इसको थोड़ा सा और
तो किसका ऋणात्मक मान संभव नहीं? केल्विन का। डिग्री का प्रयोग किसके आगे नहीं करते? केल्विन के आगे। अब यहां से आपसे अगला जो बनेगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, कॉमा केल्विन पैमाने के मध्य संबंध, इनके बीच क्या रिलेशन होगा? सेल्सियस में हम लोग लिखते हैं C/100, फ़ारेनहाइट में लिखते हैं F-32, क्योंकि शुरू कहाँ से होता है? 32 से। कितने तक? 180 तक। वैल्यू भाप बिंदु निकालना हो तो बस 32 उठा के 180 में जोड़ दो, तुरंत निकल आएगी। तीसरा र्यूमर, तो R कितने में डिवाइड हो रहा था? तो 80 में। इसके बाद केल्विन की वैल्यू निकाल ली, K-273 अपॉन कितना? 100। कितने भागों में डिवाइड हुआ था? 100। इन चारों के बीच में ये संबंध होता है। अगर ये संबंध याद है तो एक नंबर पक्का। 273 में 100 जोड़ो, भाप बिंदु मिल जाएगा। इसका भाप बिंदु 80 होता है, 0 से शुरू होता है। इसका 0 होता है या 100 पे खत्म होता है। किसी एक को दिया जाए, किसी से पूछ लिया जाए, दोनों को बराबर में लगा दो, तुरंत आंसर निकाल लो। किसी को किसी में भी बदलने को दे दे, तुरंत बदल जाएगा। केल्विन में दे दे, सेंटीग्रेड में पूछे, बदल जाएगा। सेंटीग्रेड में दे दे, केल्विन में पूछे, बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, 0 0 0 0 कट गया, 5 9 4 5। छोटा करके लिखेंगे C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल R/4 इक्वल K-273/5। ये इन चारों के बीच में संबंध आ जाता है। C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल R/4 इक्वल K-273/5। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सेल्सियस के बारे में पढ़े, इसके बाद फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़े, इसके बाद र्यूमर के बारे में पढ़े, इसके बाद केल्विन के बारे में पढ़े। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना, बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। तो 4 ये आपके पैरामीटर जो आपको याद रखने हैं, भाई ये संबंध जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन आपका इससे जरूर आता है, हर बार लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसी एक को दे देगा, दूसरे से बदलने को कहेगा, और दूसरे से बदलने को कहे तो तुरंत उसी की वैल्यू मान लीजिए दे देता है कि थोड़ी देर के लिए आपसे मान लो दे दिया उसने कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? C/5 इक्वल K-273/5 लगा देंगे। इन दोनों का काम है नहीं, यही दोनों इक्वल में लगाए, सेंटीग्रेड की वैल्यू लिखी, कन्वर्ट कर दिया। 2 क्वेश्चन दिए हैं, कल बताइएगा तो फिर उसको बताएंगे। अगर आ गया हो तो आंसर लिख दीजिएगा तुरंत। अब जरा यहाँ से एक क्वेश्चन और जो कि काफी परीक्षाओं में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है वह ताप जिसमें, क्वेश्चन है वह ताप जिसमें फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का मान
समान होता है, यानी मान सम्मान यहाँ से एक मतलब है मान समान होता है, यानी वैल्यू इक्वल होती है, सबको मालूम है, हमें पता है, सबको पता है। निकाल के बताना, इसी का क्वेश्चन दिया है। वह ताप जिसमें फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान समान होता है वह ताप क्या है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यानी इस क्वेश्चन को अगर और बना करके लिखें तो एक तरीका और है इसको बनाने का, बोल सकते हैं कि 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस एक पैमाने का मान बराबर होगा। जैसे बोल दिया -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान किस, या यहाँ पर लिख दे मान किस पैमाने के बराबर होगा, यह बोल सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब चार ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं, तो कितना होगा, यही होगा जो यहाँ पर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो यहाँ पर -40 तो यहाँ पर भी -40। कैसे 40? तो जो हमने क्वेश्चन दिया है अगर वो निकालिस तो आंसर आलिस, तुरंत लगा लिस जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर। अब एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आपको बात बतानी है कि यूपीएसआई का बैच हम अलग स्टार्ट करेंगे कल। उसके संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है मिल जाए, कल मिल जाएगी, कल शाम तक मिल जाएगी, तो उसका भी एक वीडियो बना करके हम डाल देंगे। तो उसका इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये है कि जितने भी लोग यूपीएसआई वाले हैं उन सभी को आप लोग वो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और जो लोग यूपीएसआई का या बिहार एसआई का फॉर्म डालते हैं तो जीएस का सेक्शन जो होगा वो पूरा कंप्लीट हम कराएंगे यूपीएसआई का, जिसमें आपका काफ़ी चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हो, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी पढ़ा करके तुरंत हम उसको जो बची हुई चीज़ें उसको भी रिवाइज कराएंगे, जिसमें मूल विधि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं आपको लगेगा जो आपने कांस्टेबल में पढ़ रखा है, वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यानी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी। तो उसके लिए आपको बेसिक समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी कल आप सबको मिल जाएगी, कोशिश करेंगे कि कल शाम तक आपको मिल जाए। और प्रयास मेरा ये होगा कि जल्दी से जल्दी यूपीएसआई बिहार एसआई दोनों का बैच शुरू करें। उसका अलग ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप होगा वो भी पूरी तरीके से। तो जो भी मित्र हों तो हमें मैसेज कर दें, या जो भी लोग पढ़ना चाहते हों, इच्छुक हों, तो वो अपना नाम नोट करा दें। ऑनलाइन बैच उसका भी पेड ग्रुप में स्टार्ट किया जाएगा, उसके भी वीडियो आपको पर डे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स या जो भी सेक्शन है सारी चीज़ें, जो इको का टच आता है इको का भी, उसमें मूल विधि, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है थोड़ा सा देखा जाएगा उसको भी। तो मूल विधि बेसिकली उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस तो आपका है ही टोटल ओवरऑल। तो यही आपको सूचना देनी थी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कमेंट करिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, टेलीग्राम पे ही मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, कहीं पर भी मैसेज कर दीजिएगा। कोई चीज़ अगर पूछनी हो, ना समझ में आ रही हो, अगर हमें टाइम होगा तो हम तुरंत जवाब दे देंगे, नहीं तो विद इन डे यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर हम बिजी भी होंगे तो भी उसका आंसर फ्री होते ही आपको दे देंगे।
तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और फिजिक्स की क्लास जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है हीट, बहुत अच्छे से आप सबने पढ़ा होगा, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी हम लोगों का टॉपिक हीट ही चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।